Hi dear students, how are you doing? We are Punya Study Circle and back here with another lecture. बच्चों आज हम स्टडी करेंगे जर्नलाइजेशन के बारे में. दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस. सो फार हमने सोर्स डॉक्यूमेंट, वाउचर्स एंड द बेसिक्स ऑफ जर्नल के बारे में पढ़ा है. दैट जर्नल्स आर द बुक्स in which business transactions are recorded first time on the basis of vouchers and their source document in chronological order. हम about 2-3 बार जर्नल के फॉर्मेट को भी डिस्कस कर चुके हैं. रूल्स ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जो हमारे ओरिजिनल बुक्स होते हैं वहां जो रूल्स फॉलो किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ अकाउंट, उनको भी लर्न कर चुके हैं. सो आज हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस लेक्चर का वो ये रहेगा, आप लोगों को जर्नलाइजेशन की प्रोसेस के साथ फैमिलियर कराया जाए. उसके साथ साथ जो इंपोर्टेंट कंसिडरेशंस हैं वो बातें आप लोग ध्यान में रखें जब भी आप ट्रांजैक्शंस को ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट, जर्नल या स्पेशल जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करें. यहां हम इंट्रोडक्टरी फेज से चलेंगे. सबसे पहले आपको जर्नल सिखाया जाएगा. उसके बाद जो हमारे स्पेशल जर्नल हैं जो हम मेंटेन करना प्रेफर करते हैं जब हमारे व्यवसाय का एक्सपेंशन होता है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस हमारा डाइवर्सिफाई हो जाता है, तब हम स्पेशल जर्नल्स को मेंटेन करना शुरू करते हैं ताकि जो हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस है, रिकॉर्डिंग है, वो काफी ज्यादा सिंप्लीफाई, साइंटिफिक एंड टेक्निकल हो जाए, जिससे हमें सेम आइटम को बार बार अकाउंट्स के अंदर पोस्ट ना करना पड़े. रादर एक सिंगल अमाउंट को हम एक ही बार पोस्ट करें एट द एंड ऑफ मंथ और एट द एंड ऑफ पीरियड व्हिच हैज बीन डिटरमाइंड फॉर द एनालिटिकल पर्पस और समेशन पर्पस. सो यहां हमने ड्रॉ किया है जर्नल का फॉर्मेट विद व्हिच यू आर क्वाइट एक्वाइंटेड विद, बिसाइड्स द प्रोसेस ऑफ journalization and important consideration that you should keep mind while recording the business transaction, be it related to the personal account, real account or nominal account. So very first let me tell you in the format of journal. Here we are talking about the single journal when we are having a small business. In case we are having an expanded business, a large business, we classify our journals to like accounts. That means we are going to maintain day books or special journals. Only those transactions which do not find any place in the special journals would be recorded through a journal called proper journal. Other transactions related to sales, purchase, sales return, purchase return, cash, etc. will be recorded through special journal. So here we are having the basic format of journal. ये हमारा जर्नल तब है बेटे जब हमारा व्यवसाय आकार में स्मॉल होता है, छोटा होता है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हमारा कम होता है, उनकी प्रकृति भी कम ही होती है. थोड़े आर्थिक लेन देन को हम सिंगल बुक के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो हैंडी भी रहेगा, वो हमारा अगले भी नहीं लगेगा. लेकिन जब हमारे पास नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बढ़ेगा तो उस समय हमें इसको फर्दर क्लासिफाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा स्पेशल जर्नल्स या डे बुक के अंदर. दिस इज द फॉर्मेट ऑफ जर्नल. वेरी फर्स्ट कॉलम एट वेरी लेफ्ट यू विल हैव डेट कॉलम. यहां हम वो डेट लिखेंगे ट्रांजैक्शंस की जो हमारे वाउचर के अंदर या हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन किया गया है. दिस इज गोइंग टू बी द पर्टिकुलर कॉलम. जब आप अकाउंट को आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि कौन से अकाउंट हमारे ट्रांजैक्शंस के अंदर हैं, रूल्स को रिकॉग्नाइज कर चुके हैं कि किस अकाउंट को डेबिट करें और किस अकाउंट को क्रेडिट करें, तो वो दोनों अकाउंट्स की डिटेल हम पर्टिकुलर कॉलम में लिखेंगे. उसके बाद एक ब्रीफ नरेशन प्रोवाइड किया जाएगा बिल्कुल ट्रांजैक्शंस के नीचे जहां आपने अकाउंट्स को डेबिट क्रेडिट किया है, सो दैट the reader or the accountant can understand actually what was the transactions recorded by bookkeeper. बेटे जर्नल के अंदर जो व्यक्ति ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है जनरली ही इज कॉल्ड बुककीपर. सो बुककीपर ने जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया है उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, एक ब्रीफ नरेशन, उसकी स्टोरी हम नीचे प्रोवाइड करते हैं ट्रांजैक्शन के. देयर आफ्टर वी सेपरेट ईच ट्रांजैक्शंस बाय ड्रॉइंग ए हॉरिजॉन्टल लाइन बिलोंग फ्रॉम द प्रीसीडिंग वन. हर एक ट्रांजैक्शन को, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ एक ट्रांजैक्शन लिखा है, ये हमारा डेबिट है और ये हमारा क्रेडिट है. यहां हम नरेशन प्रोवाइड करेंगे. देयर आफ्टर वी विल ड्रॉ एन हॉरिजॉन्टल लाइन. एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे पर्टिकुलर कॉलम के अंदर हर एक ट्रांजैक्शन को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए. हियर वी आर हैविंग एलएफ कॉलम, लेजर फॉइल. जब हम ट्रांजैक्शंस की पोस्टिंग करेंगे हमारे जर्नल से लेजर के अंदर, उस समय इस कॉलम को फिल किया जाएगा क्रॉस चेकिंग के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, वाउचिंग के लिए, विच इज द वेरी लास्ट स्टेज ऑफ द ऑडिटिंग. जो अकाउंटिंग प्रोसेस की सबसे लास्ट स्टेज होती है, जब ऑडिटर ऑडिट करते हैं अकाउंट को, तो वो यहाँ से ही वेरीफाई करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं जर्नल के साथ. यहाँ हम लेजर फॉइल नंबर लिखेंगे, लेजर की किस पेज पर हमने ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर किया है, दोनों अकाउंट के जितने भी अकाउंट इन्वॉल्व हैं, और लेजर के अंदर वहां हमें जर्नल फॉइल मिलेगा, मतलब जर्नल के कौन से पेज से ये ट्रांजैक्शन वहां पहुंचा है. हियर वी आर हैविंग अमाउंट डेबिट. वो राशि, वो अमाउंट या वो अकाउंट जिसको डेबिट किया गया है उसकी अमाउंट हम डेबिट कॉलम में लिखेंगे. हियर वी आर हैविंग अमाउंट क्रेडिट. वो अकाउंट जिसको हमने क्रेडिट किया है सेकंड पोर्शन के अंदर, उसका अमाउंट हम क्रेडिट कॉलम में ही लिखेंगे. यू विल नॉट ड्रॉ horizontal line or you will not extend to this horizontal line through amount
एलएफ एंड डेट कॉलम, ये केवल पर्टिकुलर कॉलम में ही आप ड्रॉ करेंगे। डेट कॉलम के अंदर एलएफ में या अमाउंट कॉलम में आप हॉरिजॉन्टल लाइन से अमाउंट को सेपरेट नहीं करेंगे। एट द एंड ऑफ ईच पेज, हर एक पेज के नीचे टोटल बोथ द कॉलम्स, दोनों कॉलम्स को आप टोटल करेंगे एक दूसरे के सामने बिल्कुल, एंड यू विल राइट द वर्ड हियर कैरी फॉरवर्ड। एंड यू विल टेक दिस टोटल टू द बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट पेज। अगले पेज के शुरुआत में आप इस टोटल को लेके जाएंगे और अगले पेज की टोटल जो हमारा अगला पेज रहेगा उसके टॉप में आप क्या लिखेंगे, वहां पर बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। इसका मतलब होता है बेटे बैलेंस को, शेष को आगे लेकर जाना, और इसका मतलब होता है ब्रॉट फॉरवर्ड का मतलब पिछले पेज से शेष को आगे लेकर आना। यू विल डू इट प्रोग्रेसिवली अप टू द एंड ऑफ योर अकाउंटिंग पीरियड। जब तक हमारा वित्तीय वर्ष या अकाउंटिंग पीरियड समाप्त नहीं हो जाता, हर पेज का टोटल आपको ऐसे ही करना है कैरी फॉरवर्ड से, और शुरुआत ऐसे ही करनी है एक्सेप्ट फर्स्ट पेज। फर्स्ट पेज में कोई ब्रॉट फॉरवर्ड नहीं रहेगा, उसके बाद सभी पेजेस में आपको ब्रॉट फॉरवर्ड डालना ही पड़ेगा। और यहाँ आप पिछले वर्ष का टोटल, पिछले पेज का टोटल यहाँ पर आप डालेंगे। Here it is about the process of recording transactions in the original books of account. Here we are having the mention of process. Very first you have to identify the account involved in a business transaction. आप अकाउंट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? विद द हेल्प ऑफ वाउचर। वाउचर के अंदर वो दोनों अकाउंट्स दिए जाते हैं या वो सभी अकाउंट दिए जाते हैं कंपाउंड वाउचर के अंदर, जो अकाउंट हमारे डेबिट या क्रेडिट होंगे। वहां से आप लोग अकाउंट्स इन्वॉल्व को आइडेंटिफाई करके रूल फाइंड आउट करेंगे दैट व्हाट काइंड ऑफ अकाउंट दे आर। अगर वो पर्सनल अकाउंट है तो आपको क्या करना है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अगर वो रियल अकाउंट है तो आपको क्या करना है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर वो नॉमिनल अकाउंट है देन आपको क्या अप्लाई करना है, डेबिट ऑल द इनकम एंड एक्सपेंस, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन। जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, वो हमेशा डेबिट किए जाते हैं। जो भी हमारे इनकम्स या गेन्स या प्रॉफिट्स होते हैं वो हमेशा क्रेडिट किए जाते हैं। अब आपको पता है कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, किस अकाउंट को डेबिट करना है और किस अकाउंट को क्रेडिट करना है। देयर आफ्टर यू विल राइट the business transactions to the particular column of the journal and you will provide a brief introduction or brief description of the transaction. आप एक छोटी सी ट्रांजेक्शन की नरेशन प्रोवाइड कर देंगे ताकि जो अकाउंटेंट है उसको समझ में आ जाए कि ट्रांजेक्शन क्या थी, क्या वो सही रिकॉर्ड की गई है या नहीं की गई है। Thereafter you will separate each business transaction by drawing an horizontal line through the particular column so that it can be separated from preceding and succeeding one. हर एक ट्रांजेक्शन को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए केवल horizontal line ड्रॉ की जाती है पर्टिकुलर कॉलम के अंदर। Finally you will total and make carry forward. दोनों कॉलम्स को आप टोटल करेंगे और उस बैलेंस को आप क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज के टॉप क्या लिखेंगे, बैलेंस ड्रॉप फॉरवर्ड। With the help of an example, let me help you in understanding the process of journalization. For example, Ram started his business with cash of ₹2 lakh. राम ने अपना व्यवसाय आरंभ किया 2 लाख रुपए की पूंजी के साथ, जो वो कैश में इंट्रोड्यूस कर रहा है। अब आपको पता है यहाँ 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो गए हैं। एक तो राम का अकाउंट जो पर्सनल अकाउंट है, व्यवसाय के लिए एक दायित्व लायबिलिटी क्रिएट हो गई है। दूसरा कैश है। कैश हमारा एक रियल अकाउंट होता है, करंट एसेट्स होता है, इसीलिए एसेट्स का रूल आप अप्लाई करेंगे। क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर कैश आएगा व्यवसाय में तो डेबिट हो जाएगा तो क्रेडिट। यहाँ कैश आ रहा है तो आप उसको डेबिट करेंगे। उसके साथ साथ लायबिलिटी अकाउंट का रूल अप्लाई करना है या पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। देने वाला कौन है यहाँ पर, राम। सो राम के अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा और जो व्यवसायी अपना पूंजी लगाकर व्यवसाय आरंभ करता है उसको हम कैपिटल के नाम से जानते हैं, वो दायित्व होता है फर्म के लिए। तो यहाँ जो राम का अकाउंट होगा वो कैपिटल अकाउंट के नाम से मेंटेन किया जाएगा। कैसे रिकॉर्ड करेंगे आप, जो हमारा डेबिट पोर्शन होता है उसके साथ कोई भी प्रोफिक्स हम यूज नहीं करते, बिल्कुल जो हमारा सेपरेशन लाइन होता है डेट और पर्टिकुलर के बीच में उसके साथ से ही शुरू करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब आप इसको टू कैपिटल भी लिख सकते हैं बिकॉज इट इज ऑप्शनल टू अस वेदर वी वांट टू यूज वर्ड अकाउंट विद द पर्सनल अकाउंट और नॉट। जो पर्सनल अकाउंट है उसके साथ आप लोग एग्जाम्पल हैं, अकाउंट वर्ड यूज ना भी करें तो भी आपका काम चल जाएगा। यहाँ हमने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया, अमाउंट जो डेबिट है वो डेबिट कॉलम में लिखे ₹2 लाख, और जो क्रेडिट अमाउंट है डेबिट और क्रेडिट डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में हमेशा इक्वल ही होता है, वो यहाँ लिखे। ₹2 लाख की हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो गई है और ₹2 लाख का हमारा कैश व्यवसाय में आ गया है। आप ब्रीफ डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करें। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश,
एंड देन ड्रो ए हॉरिजॉन्टल लाइन, आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रो की, ट्रांजैक्शन हमारी सेपरेट हो गई। देन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, राम परचेज गुड्स वर्थ 60,000, राम ने 60,000 रुपए का गुड्स खरीदा। हियर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट डू वी मीन बाय गुड्स। गुड्स मीन्स दोज थिंग्स, those services in which we are dealing, we are regularly buying and selling them for earning profit. गुड्स से अभिप्राय उन वस्तुओं से होता है जिन वस्तुओं के अंदर हम व्यापार कर रहे हैं। There may be 5 types of accounts which belongs to the goods. बेटे 5 तरह के अकाउंट्स ऐसे होते हैं जो गुड्स से बिलोंग करते हैं। अगर गुड्स को हम खरीदते हैं दैट इज कॉल्ड परचेज अकाउंट, वो हमारा एक्सपेंस अकाउंट होता है, उसको हम परचेज बोलते हैं। अगर गुड्स को हम सेल करते हैं दैट इज कॉल्ड इनकम अकाउंट, सेल्स अकाउंट होता है, वो हमारा उसका नेचर होता है इनकम अकाउंट। सो अगर आप सेल्स करेंगे तो आपको इनकम क्रेडिट करनी पड़ेगी, अगर आप परचेज करेंगे तो आपको एक्सपेंस डेबिट करना पड़ेगा। देन वी आर हैविंग परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न मीन्स जो गुड्स हमने क्रेडिट में खरीद रखी हैं उनको सप्लायर को वापस कर देना, किसी डिफेक्ट की वजह से या किसी रीजन की वजह से जो एक्सेप्टेबल हमारा होता है, डिलीवरी लेट मिली, डिफेक्टिव डिलीवरी मिल गई हमें, तो हम क्या करते हैं उस सामान को वापस हम कर देते हैं, दैट इज एक्सपेंस रिटर्न। इससे हमारा एक्सपेंस कम हो जाता है। तो परचेज रिटर्न हमेशा परचेज का अपोजिट होता है, दैट इज क्रेडिट। परचेज रिटर्न आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। देन वी आर हैविंग सेल्स रिटर्न। अगर बिका हुआ सामान हमारे पास वापस आ जाता है, ग्राहक हमें वापस कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न भी परचेज रिटर्न की तरह सेल्स का अपोजिट ही होता है। सेल्स अगर क्रेडिट होगा तो सेल्स रिटर्न हमारा डेबिट होगा, जिससे हमारी इनकम कम हो जाती है। फाइनली वी आर हैविंग स्टॉक। स्टॉक मीन्स दोज गुड्स विच आर रिमेन अनसोल्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। बेटे स्टॉक हमारे वो गुड्स होते हैं जो बिक नहीं पाए वर्ष के दौरान और हमारे गोडाउन में रखे हुए हैं एट द एंड ऑफ ईयर। और स्टॉक अकाउंट हमारा एसेट्स अकाउंट होता है, करंट एसेट्स होते हैं, रियल अकाउंट होता है। इसीलिए हम स्टॉक को डेबिट करते हैं जब हम व्यवसाय शुरू करते हैं, और अगर उसको क्लोजिंग स्टॉक को नेक्स्ट ईयर लेके जाते हैं तो उसको क्रेडिट किया जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो हमने कहा था, गुड्स परचेज वर्थ 60,000। अगर 60,000 रुपए के हमने गुड्स खरीदे हैं तो सबसे पहले आप अकाउंट को आइडेंटिफाई कर लें। एक बात क्या ध्यान रखिए आप, परचेज और सेल्स या किसी भी गुड्स अकाउंट के अंदर अगर आपको कैश वर्ड मिले दैट मीन्स गुड्स परचेज वर्थ 60,000, ठीक है। अब यहाँ पे ना तो कैश वर्ड दे रखा है ना ही सप्लायर का नाम दे रखा है। इन दैट केस यू विल कंसिडर इट एज कैश। अगर वहां पे सप्लायर का नाम आपको दे रखा है या जिस ग्राहक को आप गुड्स सेल कर रहे हैं उस ग्राहक का नाम दे रखा है, इन दैट केस यू वुड कंसिडर इट एज क्रेडिट। कैश शब्द नहीं दे रखा है ट्रांजैक्शन के अंदर, केवल कस्टमर का या फिर सप्लायर का नाम दे रखा है। यहां जैसे गुड्स वर्थ 60,000 परचेज फ्रॉम श्याम सुंदर एंड एंटरप्राइज। श्याम सुंदर एंड एंटरप्राइज से 60,000 रुपए के गुड्स खरीदे, कैश वर्ड यूज नहीं किया गया, तो यहां आप क्या मानेंगे कि हमने क्रेडिट में गुड्स खरीदे हैं और क्रेडिटर अकाउंट हमारा क्रिएट हो जाएगा, जबकि परचेज को हम डेबिट ही करेंगे। अगर हम गुड्स बेचते हैं, फॉर एग्जांपल गुड्स वर्थ ₹2 लाख वर सोल्ड टू राधेश्याम एंटरप्राइजेस। राधेश्याम एंटरप्राइजेस को 2 लाख रुपए के गुड्स हमने बेच दिए, जहां कैश वर्ड को यूज नहीं किया गया है। इन दैट केस यू वुड कंसिडर राधेश्याम एंटरप्राइज एज योर डेटर। आप उसको डेटर मानेंगे, एसेट्स मानेंगे। लेकिन अगर कैश और कस्टमर और सप्लायर का नाम दोनों दे रखे हैं तो आप उसको कैश ट्रांजैक्शन मानेंगे। अगर केवल कैश दे रखा है, गुड्स परचेज वर्थ 50,000 इन कैश, तो आप उसको कैश ही मानेंगे, मतलब कैश हमारा जाएगा। अब यहां मैंने आपको ट्रांजैक्शन बताया है गुड्स वर्थ 60,000 परचेज। अब यहां ना तो सप्लायर का नाम दे रखा है ना ही कैश दे रखा है, सो यू वुड रिगार्ड इट एज कैश। आप इसको कैश ही मानेंगे। अगर यहां हमारे सप्लायर का नाम दिया होता तो हम उसको क्रेडिटर मान लेते। परचेज एक एक्सपेंस अकाउंट है तो डेबिट होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर आप नीचे लिखेंगे गुड्स बोर्ड वर्थ 60,000। यहां आप डेबिट अमाउंट लिखें, यहां आप क्रेडिट अमाउंट लिखें और यहां आप हॉरिजॉन्टल लाइन से सेपरेट कर दें। नाउ वी शुड आल्सो लर्न अबाउट द सेल्स ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल गुड्स सोल्ड टू राम इन कैश। राम को गुड्स कैश में बेचे वर्थ 80,000। 80,000 रुपए के गुड्स हम राम को कैश में बेच रहे हैं। यहाँ राम वर्ड भी यूज किया गया है, कैश वर्ड भी यूज किया गया है। सो यहाँ आप प्रेफरेंस देंगे कैश वर्ड को एज कंपेयर टू राम। सो यू वुड कंसिडर इट एज कैश सेल। डेटर क्रिएट नहीं होगा, कैश हमारे पास आएगा और गुड्स हमारे पास से चले जाएंगे। गुड्स जब हमारे पास से जाते हैं तो उसको सेल बोलते हैं। हियर
कैश अकाउंट डेबिट, कैश एक रियल अकाउंट है, आता है तो डेबिट होता है टू सेल्स। सेल्स हमारा यहाँ पे इनकम अकाउंट है, जो कि गुड्स हमारे जा रहे हैं, यहां लिखेंगे आप गुड्स सोल्ड फॉर 80,000 डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। नरेशन हम लिख चुके हैं, यहां आप टोटल करेंगे 160 प्लस 80, 140 प्लस 2 लाख, 3,40,000 एंड 3,40,000। अब ये हमने लिख दिया यहाँ पे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, ये बैलेंस हमारा नेक्स्ट पेज पर जाकर ब्रॉट फॉरवर्ड हो जाएगा। इन दिस वे यू विल बी रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस हियर। Meaning of goods I have explained. Goods are 5 types of. When goods comes into business, they are called purchase expense account. When goods go out of the business, they are called sales income account. When purchased goods are returned to the supplier, that is reduction in the expenditure will be credited. When sold goods returned back to us, it would be called decrease in the income, so will be debited. And when goods remain unsold at the end of year, they would be regarded as current assets, will be always credited to carry forwarded and will be always debited to brought forward. अगले पेज पर वो डेबिट होगा, पिछले पेज पर वो हमारा क्रेडिट रहेगा। Here we are having another important consideration in transactions of goods. जैसा मैंने आपको बताया है, अगर गुड्स का ट्रांजेक्शन करते हैं, चाहे वो परचेज है, चाहे वो सेल्स है, गुड्स रिटर्न है, या फिर वो रिटर्न आउटवर्ड है हमारा, वहां हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या हमें कैश वर्ड दे रखा है या नहीं दे रखा है। दूसरा कंसिडरेशन अगर हमारा ये रहेगा, अगर कैश वर्ड दे रखा है तो हम कैश ट्रांजैक्शन मानेंगे। अगर कैश वर्ड नहीं दे रखा, उसके साथ सप्लायर और कस्टमर का नाम भी नहीं दे रखा, तब भी उसे कैश ही मानेंगे। कैश वर्ड दे रखा है, कस्टमर और सप्लायर का नाम भी दे रखा है, तो भी उसे कैश ही माना जाएगा। कैश वर्ड नहीं दे रखा और वहां सप्लायर या कस्टमर का नेम दे रखा है, तो उसे हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानेंगे। द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट एक्सपेंस। बेटे अगर आपको ये कहा गया है सैलरी पेड टू मोहन ₹60,000, चाहे आपने जो बेनिफिशियरी है उसका नाम भी दे रखा है किसी एक्सपेंस के ट्रांजैक्शन में, तब भी हम उसे कैश एक्सपेंस ही मानेंगे जब तक वहां एक वर्ड ना दिया जाए, दैट इज आउटस्टैंडिंग और एडवांस। उस समय तक आप एक्सपेंस को कैश ही मानकर चलेंगे। दिस इज the important consideration that we should keep in mind while recording business transactions. In our next lecture, we are going to take to our accounting problem as per D.K. Goyal book concept wise. So remain continuous with us, keep watching us and enjoy your study. Thank you very much for watching us. Have a good day ahead.